हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और यहां पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जिसका नाम है रिसोर्सेज। तो भाई यहां पर इस वीडियो में इस चैप्टर को यानी कि रिसोर्सेज चैप्टर को हम लोग कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं, वन शॉट में पढ़ने वाले हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं नए सेशन का ये वीडियो है, 2024-25 सेशन का ये हमारा ज्योग्राफी का पहला वीडियो है। ठीक है, तो आइए इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। यहां पर आपको पढ़ना क्या है, यहां पर आपको पढ़ना है सबसे पहले कि भाई आखिर रिसोर्सेज होते क्या हैं, किस चीज को हम लोग रिसोर्स कहते हैं, रिसोर्स क्या होता है। उसके फिर हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि रिसोर्स का कंजर्वेशन हम लोग कैसे करते हैं, रिसोर्स को हम लोग कैसे बचाते हैं, कंजर्व करते हैं। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर रिसोर्स होता क्या है, किस चीज को हम लोग रिसोर्स कहते हैं। भाई रिसोर्स का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल आपके एनसीईआरटी किताब में दिया गया है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। भाई हमारी बहुत सारी जरूरतें होती हैं और जो भी चीज हमारी जरूरतों को पूरा करती है वो हमारे लिए रिसोर्स होती है। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरी क्या जरूरतें हैं यहां पर मुझे आपको पढ़ाना है। आपको पढ़ाने के लिए मुझे एक बोर्ड चाहिए। तो भाई बोर्ड को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, बोर्ड मेरी एक जरूरत को पूरा कर रहा है। तो बोर्ड मेरे लिए क्या हो गया, हमारे लिए मेरे लिए क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। इसी प्रकार से मुझे यह वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा चाहिए। तो यहां पर कैमरा लगा हुआ है, कैमरा को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। तो कैमरा क्या हो गया, मेरे लिए एक रिसोर्स हो गया। उसी प्रकार से यह पेन है, पेन को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पर बोर्ड पर इस प्रकार से लिखने के लिए। तो बोर्ड पर यहां पर लिखने के लिए जो जरूरत है मेरी, उस जरूरत को यह पेन पूरा कर रहा है। तो पेन मेरे लिए क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। तो सीधी सीधी बात है कि हमारी जरूरतों को जो भी चीज पूरा करे वो चीज हमारे लिए रिसोर्स होती है। तो यहां पर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपके हाथ में मोबाइल फोन है या फिर आप कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं और उस कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए, ताकि आपकी जो जरूरत है पढ़ाई करने की वो जरूरत पूरी होने पाए। और ये जो चीज है, जो मोबाइल है, जो कंप्यूटर है, आपके लिए रिसोर्स है, क्योंकि आप इसकी मदद से अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप स्कूल जाते हैं तो भाई स्कूल में बक्सा टांग करके जाते हैं, बैग टांग करके जाते हैं, जिसमें आप किताबें लेकर के जाते हैं, कॉपियां लेकर के जाते हैं, पेन पेंसिल लेकर के जाते हैं। तो वहां पर ये सारी चीजें जो अपने पास आपने रखी हुई हैं, जिसका आप इस्तेमाल करते हैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, यानी पढ़ाई की जरूरत को पूरा करने के लिए, वो सब चीजें क्या है, आपके लिए रिसोर्स हैं। तो अपने आसपास आपको बहुत तरह की चीजें दिखेंगी जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये शर्ट मेरी एक जरूरत को पूरा कर रहा है, यहां पर मैंने पैंट पहना हुआ है, इस जरूरत को पूरा कर रहा है। ये माइक मेरी जरूरत को पूरा कर रहा है। आपके आसपास हर वो चीज जो कि आपके जरूरत को पूरा कर रही है वो क्या है, आपके लिए रिसोर्स है। सीधी सीधी बात है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, कोई इसमें 30 मार खाने वाली बात नहीं है। बहुत ही सिंपल सी चीज है कि कोई भी चीज इस दुनिया में जो कि हमारे जरूरत को पूरा करती है, हमारे नीड को पूरा करती है, वो हमारे लिए रिसोर्स होती है। सीधी सी बात है, आसान बात है, समझ गए। अब यहां पर बात कहता है कि व्हाट मेक्स अ थिंग रिसोर्स। वही चीज जो मैंने कहा, वही बात है कि भाई कोई भी चीज रिसोर्स कैसे बनती है। तो कहता है कि यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। मतलब किसी चीज की अगर हमें यूटिलिटी है या फिर यूजेबिलिटी है, वही बात है कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है, मैं अपनी किसी जरूरत को पूरा कर सकता हूं किसी चीज की मदद से, तो वो चीज हमारे लिए क्या बन जाती है, एक रिसोर्स बन जाती है। जैसे उदाहरण के लिए समझो, तो कोई एक बच्चा है तुम्हारे घर में या तुम्हारे घर के आसपास, कोई बच्चा है जो कि अभी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का है। उसके लिए ये पेन कोई रिसोर्स नहीं है। तुम जो पेन इस्तेमाल कर रहे हो किसी प्रकार का रिसोर्स नहीं है, क्योंकि उसके किसी काम नहीं आ सकता है वो पेन। समझ गए। तो वो पेन नहीं आ सकता है ये इस्तेमाल में। जो मोबाइल फोन तुम यूज कर रहे हो वो भी उसके काम का नहीं है। उसको कोई मतलब नहीं है दुनिया में मोबाइल फोन होता है या नहीं होता है, कंप्यूटर होता है या नहीं होता है, उसको उसके किसी यूज का नहीं है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, 15 साल का, 20 साल का हो जाएगा, तब उसको मोबाइल फोन की जरूरत होगी, ताकि वो अपने दोस्तों से बात कर सके, अपने परिवार वालों से बात कर सके, इस तरीके के यूट्यूब पर वीडियोस देख सके पढ़ने के लिए या फिर गेम खेलने के लिए। तो भाई उस दिन मोबाइल फोन उसके लिए रिसोर्स बन जाएगा। तो यहां पर यही चीज कहता है कि भाई कोई भी चीज की अगर हमें यूटिलिटी है या फिर यूजेबिलिटी है,
तब वो चीज हमारे लिए रिसोर्स बन जाती है। समझ गए? तो आसान सी बात यही है कि कोई भी चीज की हमें जरूरत हो, यानी कि किसी चीज का इस्तेमाल करके हम अपने काम को निकाल सकते हैं, अपने जरूरत को पूरा कर सकते हैं, तब वो चीज हमारे लिए रिसोर्स बन जाती है। समझ गए? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर आपका वाटर, टेक्स्ट बुक, ये सब उदाहरण है, नोट्स हैं। आप चाहें तो इन नोट्स को लिख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स के रूप में ये पूरा मैंने बना करके रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर आगे हम लोग बात करते हैं तो एक सवाल आता है कि डू रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू? इकोनॉमिक वैल्यू कहने का मतलब क्या है? मतलब यहां पर पैसे की बात हो रही है कि भाई किसी जो हमारा रिसोर्स है जिससे हम अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, क्या उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू है? मतलब कि क्या हम उसको पैसे में तोल सकते हैं? मतलब या तो खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसका कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है? तो रियलिटी यहां पर यह है कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका इकोनॉमिक वैल्यू होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जो हमारे आसपास टेंजेबल चीजें हैं, जैसे कि आपका जो लोहे की बनी हुई चीजें हैं, सोने की बनी हुई चीजें हैं, या फिर यहां पर जो ये पेन है, ये हमारा यहां पर माइक है, कैमरा है, स्क्रीन है, जो कंप्यूटर है, ये सब चीजें ऐसी हैं जिनका क्या होगा? जिनका इकोनॉमिक वैल्यू होगा, क्योंकि इनको हम बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, इनका कुछ कीमत होता है। समझ गए? तो ये एक प्रकार के रिसोर्स हैं जिनका इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन इसके आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमारे जरूरत को पूरा करती हैं, लेकिन उनका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता। जैसे कि आप अगर शाम को घूमने जाते हैं, शाम को घूमने गए और आपको बहुत अच्छा सीनरी दिखा, कहीं पर गार्डन है, बहुत सुंदर सा गार्डन दिख रहा है, तो वो चीज आपके एक जरूरत को पूरा कर रही है। आपको खुश होने की जरूरत है, आपकी नीड है कि भाई आपको खुश होना है, अच्छा सीनरी दिख रहा है, मजा आ रहा है उसमें, तो वो चीज आपके जरूरत को पूरा कर रही है। लेकिन क्या आप उसको पैसे से खरीद सकते हैं, पैसे से बेच सकते हैं? उसका इकोनॉमिक वैल्यू होता है क्या? जी नहीं, नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप कहीं पर जाते हैं, कोई चीज आपको स्माइल करने पर मजबूर कर देती है, कहीं पर कोई इवेंट हुआ छोटा सा, कहीं पर किसी ने कोई जोक मार दिया, ये सारी चीजें, तो उसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते, तो वो चीज का इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। मतलब कि यहां पर यह है कि रिसोर्सेज दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होंगे जिनको कि हम लोग पैसे से तोल सकते हैं, उनका इकोनॉमिक वैल्यू होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका कि इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता। समझ गए? तो जैसे उदाहरण के लिए आप शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो भाई उसका इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। आपको मजा आ रहा है, आपकी जरूरत पूरी हो रही है, आप खुश हो रहे हैं, तो उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। लेकिन और भी चीजों के जो कि रिसोर्स हैं उनके इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बात है कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए रिसोर्स अभी हैं, उनका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन आगे चल करके हो जाए कि उनका इकोनॉमिक वैल्यू हो जाए। समझ गए? जैसे उदाहरण के लिए कि आप बीमार होते हैं, आपके घर में आपकी दादी है, आपका किसी तरीके से जड़ी बूटी देकर के आपका इलाज कर देती है, आप ठीक हो जाते हैं। तो भाई आपकी दादी ने जो आपका इलाज किया वो तो अपने घर में किया, उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, वो बस आपकी ख्याल रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आपका इलाज कर दिया। तो उनका जो इलाज किया गया, उनका जो तरकीब था, उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं था। लेकिन क्या हो कि आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई बड़ी सी कंपनी आ जाए और आपकी दादी को बोले कि दादी मां देखो भाई, हमारा कंपनी है, हम लोग आपकी जो ये इलाज की पद्धति है या फिर आपने जो दवाई बनाई है उसको हम बेचना चाहते हैं, मार्केट में दवाई बना करके बेचना चाहते हैं। तो उन्होंने आपकी दादी की दवा को, जो उन्होंने आपको देकर के आपकी बीमारी को ठीक किया था, उसको क्या कर लिया? पेटेंट कर लिया। पेटेंट कर लिया और पेटेंट कर लिया तो वो जो इलाज का दवा था जिससे कि आपको ठीक किया था दादी ने, वो दवा अब क्या हो गया? उसका इकोनॉमिक वैल्यू हो गया। तो यहां पर अगर हम समझें तो बात है कि कोई भी चीज जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू अभी नहीं है, हो सकता है कि आगे उसका इकोनॉमिक वैल्यू हो जाए। अब यहां पर शब्द आया है एक पेटेंट। तो भाई पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का सिंपल मतलब समझें तो एक प्रकार से किसी भी टेक्नोलॉजी को या फिर किसी भी आइडिया को, तकनीक को हम लोग जब अपने नाम पर रजिस्टर कर लेते हैं और सिर्फ हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दूसरा उसको चुरा नहीं सकता है, तो उसके लिए पेटेंट इस्तेमाल होता है। मतलब कि आपको कोई आइडिया है, जैसे कि दवा का हम उदाहरण लेते हैं कि आपकी दादी ने दवा बनाया,
उसको कंपनी ने क्या करवा लिया, पेटेंट करवा लिया। मतलब क्या, कंपनी ने सरकार पास रजिस्टर्ड करवा दिया कि देखो सरकार जी, हमारा ये दवा है और सिर्फ हम बेचेंगे, दूसरा कोई इस दवा को नहीं बेचेगा। तो ये चीज यहां पर होता है पेटेंट, ठीक है। तो यहां पर आप क्या समझे, आपने समझा कि भाई यहां पर रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, और साथ में यहां पर रिसोर्स, कोई भी चीज रिसोर्स कैसे बन जाती है, रिसोर्स का इकोनॉमिक वैल्यू होता है या नहीं होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका अभी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है लेकिन आगे चल के उसका इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है। तो रिसोर्स क्या है, क्लियर है, और कब रिसोर्स, कोई भी चीज कब बनती है ये भी क्लियर है। सब चीजें ये इस स्लाइड में क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर आगे कहता है कि फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। हमने अभी समझा कि कुछ चीजें यहां पर ऐसी होती हैं जिनका इकोनॉमिक वैल्यू अभी नहीं है लेकिन आगे चल के इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है, या फिर कोई भी चीज जो है वो आपका रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कभी उसकी जरूरत थी तो वो एक रिसोर्स था लेकिन जरूरत नहीं है तो रिसोर्स नहीं है, समझ गए। अब यहां पर लेगा सर कभी रिसोर्स है कभी नहीं है, इसका क्या मतलब है, ये क्या बात हो रहा है। बात यहां पर यह हो रहा है कि कोई भी चीज है, हो सकता है कि वो मेरे लिए रिसोर्स हो, आपके लिए नहीं हो। जैसे ये मैं यहां पर एक रिमोट यूज कर रहा हूं, इस रिमोट का यूज करके मैं यहां पर स्लाइड को चेंज करता हूं। अब इस रिमोट का आप क्या करेंगे, आपके पास कोई यूज है नहीं है, तो ये रिमोट आपके लिए रिसोर्स नहीं है लेकिन मेरे लिए है। तो यहां पर यही बात है कि यहां पर रिसोर्स हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। आपकी जरूरत के हिसाब से आपके पास रिसोर्सेज हैं, मेरी जरूरत के हिसाब से मेरे पास रिसोर्सेज हैं, समझ गए। अब यहां पर कहता है कि दो फैक्टर ऐसे हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, समझ गए। कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजों को हम देख रहे हैं उनमें दो चीजें ऐसी हैं जो कि इन सराउंडिंग में मौजूद चीजों को रिसोर्स में बदल देती हैं, जिनका कि हम अपनी जरूरत को पूरा करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला क्या है, टाइम, और दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजी। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में परिवर्तित कर सकती हैं। कैसे, अब जैसे यहां पर टाइम की बात करें तो देखो, एक तरीका इसको समझने का यह है कि आज के करीब 1 लाख साल पहले, आज के 1 लाख साल पहले जमीन के नीचे बहुत सारे जानवर दब गए, पेड़ पौधे दब गए, तो वो दब गए, खत्म हो गए। लेकिन 1 साल बीतने के बाद आज हमारे पास क्या है, वो पेट्रोलियम के रूप में मौजूद हैं, पेट्रोलियम के रूप में मौजूद हैं, या फिर हमारे कोल के रूप में मौजूद हैं। तो समय ने क्या किया, टाइम ने क्या किया, उन चीजों को रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया, और इन पेट्रोलियम कोल को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से समझने का तरीका यह है कि देखो, आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। लेकिन आज के 300 साल पहले, 400 साल पहले क्या हम लोग विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते थे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए? विंड एनर्जी छोड़ो, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पता था। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी उस समय में रिसोर्स नहीं था, साथ में उस समय में विंड एनर्जी रिसोर्स नहीं हुआ करता था। तो यहां पर यह है कि समय के साथ चीजें रिसोर्स में बदल जाती हैं। अब यहां पर दूसरा चीज है क्या, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो भाई टेक्नोलॉजी क्या होता है, एक प्रकार से एक आपको जो नॉलेज है, आपके पास स्किल है, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, उसको जब हम लोग एक प्रकार से इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए टेक्नोलॉजी वर्ड यूज होता है, ठीक है। जैसे कि यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा विंड मिल चल रहा है, यानी कि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, विंड एनर्जी को हम लोग हार्नेस कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो यहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होगी, इसके लिए हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी है। मान लीजिए आपके पास टेक्नोलॉजी ना हो तो भाई यहां पर क्या विंड एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए? आपके पास नॉलेज ना हो, आपके पास स्किल ना हो, आपके पास टेक्निक ना हो, तो आप ये चीज को नहीं कर सकते हैं। तो भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तभी हमारे लिए विंड एनर्जी यहां पर क्या है, रिसोर्स है। आपने नाम सुना होगा कि हमारी दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी में हम लोग क्या यूज करते हैं, यूरेनियम यूज करते हैं। यूरेनियम को इस्तेमाल करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। लेकिन हमारे पास इसी प्रकार का एक रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या है, थोरियम। थोरियम है।
अब यहां पर हम लोग यूरेनियम को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं, लेकिन थोरियम को नहीं करते हैं। तो थोरियम को हम लोग क्यों नहीं करते हैं इस्तेमाल? थोरियम को इस्तेमाल हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है जिसमें कि हम लोग थोरियम को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। समझ गए? तो यहां पर हमारा क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी होने के कारण यूरेनियम हमारे लिए एक रिसोर्स है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण हमारे पास थोरियम हमारे लिए रिसोर्स नहीं है अभी के समय में। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग थोरियम का इस्तेमाल कर सकें और थोरियम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। समझ गए? मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग थोरियम को इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो समझ रहे हैं बात को कि भाई देखो, यहां पर टेक्नोलॉजी होने की वजह से कोई चीज हमारे लिए रिसोर्स होता है और कोई चीज नहीं होता है। क्लियर बात है? तो यहां पर आप समझ गए। अब इसके बाद आगे बढ़े तो यहां पर अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के टाइप्स, तो 3 प्रकार के रिसोर्सेज यहां पर आपको आपके क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला होता है नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और तीसरा ह्यूमन रिसोर्सेज। अब सिंपली बात करें तो आप सभी को यहां पर नाम पढ़कर ही समझ में आ रहा होगा कि यहां पर किस चीज की बात हो रही है। तो भाई नेचुरल रिसोर्स कहने का मतलब वैसे रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, उसमें हम लोग ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, सीधे उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो क्या है? हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है। जैसे उदाहरण आपको समझना है तो यहां पर अगर आप लोग रिसोर्सेज के रूप में देखें तो सनलाइट भी हमारे लिए रिसोर्स है, वाटर भी रिसोर्स है, सॉइल भी रिसोर्स है, फॉरेस्ट रिसोर्स है, विंड एनर्जी, ऑयल, कोल, ये सब क्या है? ये सब हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। और इनको अगर हमें इस्तेमाल करना है तो इनमें हम किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ बदलाव नहीं करते हैं। हम लोग एयर को इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं हम लोग एयर में से, तो क्या उसमें कहीं कोई मशीन लगा करके ले रहे हैं? जी नहीं, डायरेक्टली यूज करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग कोयला जलाते हैं, तो कोयला जलाने के लिए हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं कोयला जला करके। क्या कोई छेड़छाड़ हम लोग करते हैं? क्या उसमें कोई मशीन लगता है कोयला जलाने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। तो यहां पर ये चीजें ऐसी हैं जिनको कि बिना कोई चेंज किए, बिना कोई बदलाव किए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स होते हैं। यही चीज कहता है कि रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ये सब क्या हैं? ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या? नेचर में मिला, हमने उसको इस्तेमाल कर लिया, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया, बस डायरेक्टली लिया और इस्तेमाल कर लिया। पानी पीते हैं तो क्या ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं? क्या कोई बहुत बड़ा प्लांट लगता है पानी को निकालने के लिए? नहीं। उसी प्रकार से एयर लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, कोयला लेते हैं, पेट्रोलियम लेते हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते, थोड़ा मोड़ा। जैसे पानी को हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा हम लोग फिल्टर करते हैं, हम लोग उसमें केमिकल रिएक्शन थोड़े ही ना करवाते हैं। समझ गए? और भी बहुत तरीके के चेंजेस हम लोग एयर में क्या करते हैं? एयर को आजकल मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो यहां पर हम लोग ज्यादा मॉडिफिकेशन किए बिना डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। वैसे रिसोर्सेज को हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। क्लियर बात है? अब इसके बाद आता है हमारे सामने ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब यहां पर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहने का मतलब यहां पर यह है कि वैसे रिसोर्सेज जिनको हमने नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त किया, उनमें चेंजेस किए और उसके बाद इस्तेमाल किया, तब वो हमारे लिए ह्यूमन मेड रिसोर्स होगा। उसको डायरेक्टली हमें नेचर से वो चीज नहीं मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर तुम देखो तो जो तुम्हारे आसपास कार घूम रहे हैं या फिर तुम्हारे पास जो मोबाइल फोन है, इनमें जो चीजें लगी हुई हैं, कार में जो भी चीज लगा हुआ है, मोबाइल फोन में जो भी चीज लगा हुआ है, तुम जिस घर में रहते हो वो जो बिल्डिंग बना हुआ है, उसमें जो भी चीज लगा है वो कहां से मिल रहा है? वो हमें नेचर से मिल रहा है। हमारा कार में क्या लगता है? कार में यहां पर आयरन लगता है। आयरन के अलावा आपको हम लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हम लोग रबड़ का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हम लोग पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं, बहुत चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और जो भी चीज का मैं नाम लूंगा, सारी चीजें कहां से मिलती हैं? नेचर से मिलती हैं। लेकिन क्या हम डायरेक्टली उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हम लोग बहुत ज्यादा चेंजेस करते हैं। कार में हम लोग आयरन, कार को बनाने के लिए पहले ओर लाते हैं, ओर को प्यूरिफाई करके एल्युमिनियम, हम लोग आयरन, ये सब निकालेंगे।
फिर हम लोग उसको स्टील में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो सब लेके उसका शेप चेंज करेंगे, इंजन बनाएंगे, रबड़ लाएंगे, उससे टायर बनाएंगे और भी पार्ट्स बनाएंगे, इंजन तैयार होगा, गाड़ी लगेगा, चक्का लगेगा, सब होगा, तब उसके बाद इस्तेमाल होगा। तो हमने क्या किया, रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया, और बहुत ज्यादा चेंज करके जब हम लोग रिसोर्स को इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स हो जाता है। समझ गए? तो यहां पर यह बात है कि नेचुरल रिसोर्सेज को जब ह्यूमन बींग्स के द्वारा चेंज कर दिया जाता है, बहुत ज्यादा चेंज कर दिया जाता है, और उस चेंज के कारण वो हमारे लिए यूजफुल है, तब वो क्या होगा, ह्यूमन मेड रिसोर्स होगा। समझ गए? ये क्लियर बात है कि भाई अगर हम लोग बिना मॉडिफिकेशन किए या फिर थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज में मतलब हम लोग हेवी मॉडिफिकेशन कर देते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस कर देते हैं, तब वो हमारे लिए ह्यूमन मेड रिसोर्स या फिर मैन मेड रिसोर्स बन जाता है। ठीक है? तो मैन मेड रिसोर्स में क्या एग्जांपल हो जाएगा, यहां पर जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, इसमें भी जो भी चीज लगा है कंप्यूटर में, वो सारी चीजें नेचर में मिलती हैं। हमने क्या किया, सारी चीजों को लाया, बहुत ज्यादा चेंजेस किए और इस फॉर्म में डाल दिया, तो ये क्या हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। उसी प्रकार से हमारा कार है, ट्रेन है, जो रोड हम लोग बनाते हैं, रोड में सारी चीजें नेचर से मिलती हैं, जैसे पत्थर मिलता है, बिटुमेन मिलता है, हम लोग का अगर सीमेंट का बने तो सीमेंट मिलता है, या फिर जो हमारे छड़ होते हैं, आयरन बार्स होते हैं, वो सब हमें नेचर से मिलता है। लेकिन उनको हमने इतना ज्यादा चेंज किया है कि उन चेंजेस के बाद ही हमारे पास वो चीज यूजफुल है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा यहां पर हो जाएगा ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है? ह्यूमन मेड रिसोर्स भी यहां पर क्लियर हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज भी आपके क्लियर हो गए। अब यहां पर थर्ड हमारे सामने क्या है, थर्ड है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब यहां पर क्या है, मतलब यहां पर लोगों की बात हो रही है, आम लोगों की, आपकी मेरी हम सब की बात हो रही है। तो यहां पर ह्यूमन रिसोर्स में हम लोग लोगों की बात नहीं करते हैं, लोगों के जो क्वांटिटी और एबिलिटीज हैं, क्वालिटी है, उसकी बात करते हैं। मतलब आपके पास जो स्किल है, नॉलेज है, टेक्निक है, उसकी बात की जाती है कि भाई हमारे पास 100 लोग हैं, 100 लोगों को आता है कार चलाना, तो कार चलाना एक प्रकार का स्किल है। लोगों को यहां पर पढ़ना आता है, लिखना आता है, तो पढ़ाई लिखाई करना एक प्रकार का स्किल है। इसी प्रकार से लोगों को यहां पर कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर का नॉलेज होना एक प्रकार से क्या है, एजुकेशन है। तो एजुकेशन, स्किल, नॉलेज, टेक्निक, इन चीजों की बात हम लोग यहां पर ह्यूमन रिसोर्स में करते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन रिसोर्स की बात हम लोग कर लेते हैं, तो कहता है कि पीपल यूज द नेचर इन द बेस्ट पॉसिबल वे यूजिंग देयर नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी, देयरफॉर दे आर कंसीडर्ड एज ह्यूमन रिसोर्स। मतलब यहां पर यह है कि भाई देखो, लोग जो हैं, लोगों का जो स्किल है, नॉलेज है, या फिर जो टेक्नोलॉजी लोगों को पता है, उसकी वजह से लोग नेचुरल रिसोर्सेज को या फिर जो नेचर में जो भी चीजें मिलती हैं उन सबको बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने पाते हैं। इसलिए यहां पर हम लोग लोगों को, यानी कि पीपल को, जनता को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स के रूप में देखते हैं। कि भाई देखो, यहां पर ह्यूमन रिसोर्स कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पास लोग हैं, जैसे हमारे देश में ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो हमारे देश की जो जनता है, जनता में जो नॉलेज है, आइडिया है, जो स्किल है, उन सब की बात हो रही है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे कि भाई हमारे समाज की जो जरूरतें हैं उसको पूरी की जा सके। तो हम क्या कहेंगे, भाई हमारे देश में जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत अच्छा है, मतलब लोगों के पास स्किल बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छा है, लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, टेक्निक के बारे में पता है, तो वो चीज यहां पर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स में के बारे में बात करते हैं। अब यहां पर बात है कि जो यहां पर हमारे पास लोग हैं, जो आम जनता है, इनको हम लोग ज्यादा बेहतर ह्यूमन रिसोर्स कैसे बना सकते हैं, मतलब वैल्यूएबल रिसोर्स कैसे बना सकते हैं। तो भाई यहां पर बात होती है एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ जो हैं, अगर इसके ऊपर काम किया जाए, किसी भी व्यक्ति के एजुकेशन को बेहतर बनाया जाए और उसके हेल्थ को बेहतर बनाया जाए, तब उसको हम ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स बना सकते हैं। कैसे? एक आदमी है, उसको कुछ नहीं आता है, उसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है, वो सिर्फ मैनुअल लेबर कर सकता है, फिजिकल वर्क कर सकता है।
तो वो क्या है, एक प्रकार से उसकी वैल्यू एज अ ह्यूमन रिसोर्स कम होगी। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को हम लोग क्या करें, अच्छे से पढ़ा लिखा दें, इंजीनियरिंग पढ़ा दें, बहुत हाई लेवल का पीएचडी वगैरह करवा दें, तो उसको बहुत ज्यादा स्किल होगा, बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, और वो उस नॉलेज का इस्तेमाल करके नेचर का, नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करने पाएगा, और वो जनता के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए काम करने पाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाएगा। इसी प्रकार से हेल्थ की भी बात होती है। अगर कोई आदमी अनहेल्दी है, उसकी तबीयत खराब है, वो बीमार है, तो क्या वो काम करने पाएगा? नहीं काम करने पाएगा। तो वो एज अ ह्यूमन रिसोर्स बहुत लो वैल्यूएबल होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का हेल्थ बहुत अच्छा है, वो अपने बेस्ट कंडीशन में है और काम कर रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा आउटपुट दे सकता है, बहुत ज्यादा काम कर सकता है। इसलिए यहां पर हेल्थ भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, जो कि किसी भी व्यक्ति को एक ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स के रूप में तैयार करता है, बनाता है। अब यहां पर यही चीज कहता है कि इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है भाई, कि हम लोगों के स्किल को, नॉलेज को, हेल्थ को, एजुकेशन को बेहतर बना रहे हैं, जिससे कि वो क्या कर सकें, ज्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकें, ज्यादा वो आउटपुट दे सकें। तो वो ये चीज हमारे लिए क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है। समझ गए? सिंपल सी बात है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, यह चीज आप यहां पर क्लियर हो गए, समझ गए। अब यहां पर हम लोग क्या बात करते हैं आगे, यहां पर कंजर्विंग रिसोर्स से पहले एक चीज है जो कि यहां पर छूट चुका है, मुझे लगता है ये क्या है, हां ये पॉइंट यहां पर छूट गया, सॉरी, मैं एक पॉइंट के बाद बोल रहा हूं। नेचुरल रिसोर्स का क्लासिफिकेशन भी आपको पढ़ना है। जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे आसपास के, नेचुरल रिसोर्सेज को दो कैटेगरीज में यहां पर बांटा गया है। यानी कितनी क्वांटिटी में ये हमारे पास हैं, उसके आधार पर दो पार्ट में, दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला तो होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का सिंपल मतलब यह है कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि रिन्यू हो सकते हैं या फिर रिप्लेनिश हो सकते हैं क्विकली, या फिर वो हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाते हैं। तो इनका उदाहरण क्या होगा, उदाहरण होगा कि जैसे कि हमको सनलाइट मिल रहा है, सनलाइट से जो एनर्जी मिल रही है वो क्या है, अनलिमिटेड है। आज भी मिल रही है, आज के 1 लाख साल पहले भी मिल रही थी और 10 लाख साल बाद भी मिलेगी। तो सनलाइट क्या है, वो हमारे लिए सनलाइट एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों भाई, क्योंकि वो हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। इसी प्रकार से हम लोगों का जो विंड एनर्जी होता है, विंड एनर्जी से जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, विंड एनर्जी भी हमारे लिए अनलिमिटेड रिसोर्स है, क्योंकि वो विंड एनर्जी आज भी बह रही है, 1 लाख साल पहले भी बह रही थी और 1 लाख साल भी विंड बहेगा। तो भाई विंड एनर्जी क्या हो गया, हमारे लिए एक प्रकार का वैल्यूएबल रिसोर्स हो गया। अब यहां पर एक पॉइंट है कि कहता है कि सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं जो कि अनलिमिटेड होते हैं, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि अनलिमिटेड होते हैं, सनलाइट अनलिमिटेड है, विंड एनर्जी अनलिमिटेड है। तो ये सब हैं, इस प्रकार से अनलिमिटेड रिसोर्स हैं कि ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी एक्टिविटी कर लो, कुछ भी पागलपन कर लो दुनिया में, ये एनर्जी खत्म नहीं होने वाले। मतलब ह्यूमन एक्टिविटी से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो क्या हो गया, सनलाइट हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इस प्रकार की चीजें। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे लिए रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, लेकिन अगर हम उनका केयरफुल यूज ना करें, केयरलेसली यूज करें, तो वो क्या होंगे, वो एक प्रकार से समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। समझ गए? या फिर उनके क्वालिटी डिग्रेड कर जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो वाटर भी हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का रिन्यूएबल रिसोर्स है। लेकिन आज के समय में तुम न्यूज में या फिर अपने आसपास की दुनिया में देख रहे होगे कि वाटर की बहुत स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है। हमने क्या किया, हमने वाटर को अंधाधुंध इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से हमारे आसपास के जो वाटर के सोर्सेज हैं या फिर जो वाटर साइकिल है उसको ही हमने डिस्टर्ब कर दिया है। और उसकी वजह से ये वाटर जो कि एक प्रकार का रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो एक प्रकार से क्या हो रहा है, वो इनके स्टॉक को प्रभावित कर रहा है। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर पानी की बहुत किल्लत हो जा रही है। अभी तुम लोगों को बेंगलोर का न्यूज़ सुनने को मिल रहा होगा कि भाई बेंगलोर में बहुत दिक्कत है, पानी का दिक्कत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेंगलोर में दिक्कत है, और भी बहुत सारे शहर हैं जहां पर पानी की बहुत कमी है, पानी की बहुत परेशानी है। क्यों?
क्योंकि हमने उनका सही से इस्तेमाल नहीं किया। पानी का हमने बहुत ज्यादा अंधाधुंध इस्तेमाल किया है, बिना सोचे समझे केयरलेसली यूज किया है, इस वजह से। इसी प्रकार से सॉइल क्या है, एक प्रकार का हमारा क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों रिन्यूएबल रिसोर्स है भाई? क्योंकि अगर हम लोग सॉइल में अनाज उगाते हैं या फिर सॉइल में हम लोग कोई प्लांट उगाते हैं, तो वो सॉइल से क्या लेता है, सॉइल से लेता है आपको मिनरल्स लेता है। लेकिन जो सॉइल है उसमें यह कैपेसिटी होती है कि जो मिनरल प्लांट द्वारा ली जाएगी वो मिनरल्स फिर से सॉइल में आ जाएंगे, मतलब वो रिप्लेनिश हो जाएंगे मिनरल। तो इसलिए सॉइल हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का रिन्यूएबल रिसोर्स है। लेकिन आज के समय में हम लोग इतना अंधाधुंध खेती कर रहे हैं और इतने ज्यादा फर्टिलाइजर, मिनरल्स और एचवाईवी सीड्स, बहुत तरीके के टेक्नोलॉजी को लगाकर यूज कर रहे हैं कि हमने सॉइल को एक प्रकार से केयरलेसली यूज करना शुरू कर दिया है। और उससे क्या हो रहा है, सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड कर रही है और धीरे धीरे जो सॉइल है इसका स्टॉक हमारे पास खत्म हो रहा है। मतलब जमीन तो जहां था वहीं है, मिट्टी जहां थी वहीं है, लेकिन सॉइल अब हमारे लिए यूजफुल नहीं रहा। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर मिट्टी खेती करने के लायक नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर केयरलेसली यूज किया है सॉइल को, इस वजह से। इसी प्रकार से तुम देखो कि भाई फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट एक प्रकार से रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों रिन्यूएबल रिसोर्स है? क्योंकि जंगल से तुम 10 पेड़ काटो तो 5 साल बाद वहां पर 10 पेड़ आ जाएगा, जंगल खत्म नहीं होगा। लेकिन आज के समय में हम लोग जितने बड़े स्तर पर जंगल काट रहे हैं, पूरे एकड़ के एकड़ जंगल साफ, एक बार में 1 लाख पेड़ काट दिए, एक बार में 10 लाख पेड़ काट दिए, पूरे जंगल को ही क्लीन कर दिया। तो भाई जब जंगल ही गायब कर दोगे तो फिर वहां से कहां से जंगल आएगा? तो यहां पर बात है कि फॉरेस्ट को भी हमने क्या किया है, केयरलेसली यूज करना शुरू कर दिया है। इसलिए वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसका स्टॉक खत्म हो रहा है, वो रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है। अब आपके सामने सवाल होगा कि सर आपने कहा तो ये रिप्लेनिश हो जाते हैं, रिप्लेनिश क्यों नहीं हो पा रहे हैं? रिप्लेनिश इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इनका एक रेट होता है रिप्लेनिश होने का। समझ गए? रेट होता है। जैसे जंगल में तुम क्या करो, 10% जंगल काटो, 5 साल छोड़ दो, तो 5 साल बाद वहां पर जंगल फिर से आ जाएगा। लेकिन तुम 1 साल में आधा जंगल साफ कर दो, 1 साल में पूरा का पूरा जंगल साफ कर दो, तो भाई वहां पर तुम उसको समय दोगे तब ना वो रिप्लेनिश होगा। इसी प्रकार से सॉइल में है, सॉइल में तुम खेती कर रहे हो, इस बार अनाज लगाओ, कुछ दिन छोड़ दो, फिर से उसमें फर्टिलिटी आ जाएगी सॉइल में, कुछ दिनों बाद फिर अनाज लगाना, तो वहां पर फिर से वो खेती होने लगेगी। लेकिन तुम लगातार अंधाधुंध केयरलेसली यूज करोगे तो उसको रिप्लेनिश होने का समय नहीं मिलेगा। समझ गए? इसलिए यहां पर क्या होगा, उसका स्टॉक पर इफेक्ट होगा और स्टॉक उसका क्या होगा, खत्म होगा। तो इसलिए यहां पर बात है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज दो प्रकार के, एक तो अनलिमिटेड है, तुम कुछ भी कर लो पागलपन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा कि पागलपन अगर तुम करोगे तो भाई तुम्हारा वो स्टॉक खत्म हो जाएगा, फिर वो रिन्यूएबल नहीं रहेगा। ये तो चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो नॉन रिन्यूएबल तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा रिसोर्स जिसका कि स्टॉक लिमिटेड स्टॉक है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल है। मतलब ये लिखा हुआ है, पता है हमको कि लिमिटेड क्वांटिटी में है और इसको हम अगर खत्म कर देंगे तो दोबारा हमको नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए तुम्हारे पास क्या है, कोयला है, पेट्रोलियम है। कोयला पेट्रोलियम क्या है, एक प्रकार के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। क्यों नॉन रिन्यूएबल है भाई? क्योंकि यहां पर जो क्वांटिटी है वो पहले से डिफाइंड है, पहले से पता है कि भैया हमारे पास क्या है, 1000 केजी कोयला है। अब 1000 केजी नहीं है, वो मेट्रिक टन, मिलियन टन में क्वांटिटी अवेलेबल है, लेकिन कितना है ये हमें पता है। और अगर हम उसको लगातार यूज करेंगे तो अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल में वो खत्म हो जाएगा। जैसे बहुत सारे रिपोर्ट आते रहते हैं, हमेशा न्यूज में आते रहता है कि भाई हमारे पास जितना पेट्रोलियम है अगर उसको हम लोग सब यूज कर देंगे तो अगला 30 साल में सारा पेट्रोलियम खत्म। जितना कोयला है यूज कर देंगे तो अगला 50 साल में कोयला खत्म। ऐसे रिपोर्ट आते हैं। ये बात सही है क्योंकि हमारे पास जो कोल, पेट्रोलियम है और इस प्रकार के जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, इनकी क्वांटिटी फिक्स्ड है और इनको एक बार यूज कर लिया, दोबारा ये नहीं आने वाले हैं। दोबारा क्यों नहीं आएंगे भाई? कारण यहां पर यह है कि देखो, ये जो कोयला है, जो पेट्रोलियम है, जो आज तुम कोयला यूज कर रहे हो, जो आज तुम पेट्रोलियम यूज कर रहे हो, वो उसको बनने में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख साल का समय लगा है।
तो आज अगर तुम उसको इस्तेमाल करके खत्म कर दोगे तो उसके बाद अगला कोयला बनने में 10 लाख 20 लाख 30 लाख का साल का समय लगेगा। उतने साल तक तुम जिंदा नहीं रहोगे, तुम क्या, तुम्हारे आसपास का कुछ भी जिंदा नहीं रहेगा। पृथ्वी पर कौन रहेगा नहीं रहेगा कोई ठिकाना नहीं। तो वो बहुत लंबा समय है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि भाई ये नॉन रिन्यूएबल है, एक बार खत्म कर दो तो फिर 30 लाख साल बाद आना वापस से कोयला इस्तेमाल करने, पेट्रोलियम इस्तेमाल करने। यही चीज कहता है कि वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू रिन्यूड और रिप्लेनिश, देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल। इसलिए इनको हम क्या मानते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मानते हैं। अब यहां पर देखिए उदाहरण में आपका क्या होगा, उदाहरण में यहां पर हमारा ये तो रिन्यूएबल में आ गया। रिन्यूएबल में हम लोग का क्या है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी होती है, हाइड्रो एनर्जी होती है। ये सब क्या है भाई हमारे सामने है एज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। इसके बाद देखें तो नॉन रिन्यूएबल में क्या आता है, नॉन रिन्यूएबल में हमारा कोयला आ गया, इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, इसके बाद हमारे सामने पेट्रोलियम हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी तो यहां देख ही लिया। सॉइल, यहां पर सॉइल को भी एक प्रकार से हम लोग नॉन रिन्यूएबल में ही ले सकते हैं, समझ गए, अगर उसको सही से यूज ना किया जाए तो। इसके बाद जो हमारे पास मिनरल्स हैं, जैसे कि हमारे पास आयरन ओर है, आयरन ओर के अलावा हमारे पास और भी जितने ओर्स हैं जिनसे कि मेटल वगैरह मिलता है, वो सब भी क्या है हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में, एक बार इस्तेमाल करो खत्म हो गया कहानी। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे होते हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आपके सामने क्लियर है। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे ह्यूमन मेड रिसोर्स होती है। ह्यूमन मेड रिसोर्स तो आपको मैंने समझा दिया कि ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया है कि भाई देखो यहां पर क्या है कि कुछ चीजें रिसोर्स तभी बन पाती हैं जब उनमें हम लोग बहुत ज्यादा चेंजेस कर दें। जैसे कि कार होता है, बस होता है, ट्रेन, ट्रैक, कपड़े वगैरह सब चीज होते हैं। ये सब जो चीजें हैं इनमें हम लोग हेवी चेंजेस करते हैं, तब ये हमारे यूज के लायक होते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाते हैं, ये हमारे लिए ह्यूमन मेड रिसोर्स हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर टेक्नोलॉजी भी क्या है, ये एक प्रकार से ह्यूमन मेड रिसोर्स है हमारे लिए। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझा दिया, पढ़ा दिया। अब यहां पर आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज। रिसोर्स को कंजर्व करना भी जरूरी है, क्यों जरूरी है ये समझते हैं। कहता है कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, या फिर यहां पर रिप्लेनिश भी आप लिख सकते हैं, इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी कि रिसोर्सेज को जब हम सही तरीके से इस्तेमाल करें और रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करें, इतने क्वांटिटी में इस्तेमाल करें कि रिसोर्सेज को रिप्लेनिश होने का या फिर रिन्यू होने का समय मिल जाए, तो वो चीज को हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या, कि भाई यहां पर सोच समझ के प्लानिंग करके सही तरीके से हम लोग रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और रिसोर्सेज को रिन्यू होने का या फिर रिप्लेनिश होने का हम लोग समय दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रिसोर्स कंजर्वेशन हो गया। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक शब्द है जो कि आपको समझना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है इज द डेवलपमेंट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। मतलब देखो, तुम अपने आसपास दुनिया को देखो, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, रोज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हम बहुत सारे एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। पहले बिजली 4 घंटे आती थी मेरे घर, अब बिजली 24 घंटे आती है। इसी प्रकार से मेरे आसपास किसी घर में पहले कार नहीं होता था, टीवी नहीं होता था, आज के समय में हर घर में कार है, हर घर में टीवी है, बाइक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारा समाज क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, लोग अमीर हो रहे हैं। तो भाई हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, और इन सारे चीजों को डेवलप करने के लिए, हमारे सोसाइटी को डेवलप करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। अब जितना ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, अगर इस क्वांटिटी को लगातार हम लोग यूज करते रहें, इतनी ही क्वांटिटी में हम लोग रिसोर्सेज को लगातार यूज करते रहें, तो हो सकता है कि एक समय के बाद वो खत्म हो जाए। और आज के 200 साल बाद जो लोग आएंगे उनको हो सकता है आयरन ओर ना मिले, पेट्रोलियम ना मिले, कोयला ना मिले। तो क्या हुआ, ये सही है? नहीं भैया, बिल्कुल सही नहीं है। तो यहां पर कंसेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि भाई तुम अपना डेवलपमेंट करो, लेकिन इस तरीके से करो कि तुम अपना जरूरत पूरा कर लो, और साथ में जो आने वाले लोग हैं, आज के 10 साल बाद जो बच्चा जन्म लेगा, आज के 50 साल बाद जो लोग आएंगे, उनके लिए भी रिसोर्सेस छोड़ दो। मतलब कि तुम प्लानिंग करके अपने लिमिटेड क्वांटिटी में रिसोर्स करो, जितने जिसमें कि तुम्हारा भी डेवलपमेंट हो जाए और आगे आने वाले लोगों के लिए भी तुम रिसोर्सेज छोड़ दो, ताकि वो भी लोग रिसोर्सेज का फायदा लेने पाए, यूज लेने पाए। तो ये कंसेप्ट यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहता है।
जब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने होते हैं, मानने होते हैं। जैसे कहता है कि हम लोग क्या करें, सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए रिस्पेक्ट और केयर रखें, कि सभी लोगों को भाई सभी प्रकार की जिंदगी, चाहे वो पानी में रहने वाले हो, धरती में रहने वाले हो, या फिर आसमान में उड़ने वाले हो, सभी प्रकार के जो जीव जंतु हैं सबका रिस्पेक्ट करना होगा। ह्यूमन लाइफ की हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी है, सबके जिंदगी को बेहतर बनाना है। एजुकेशन, हेल्थ, समाज, सोसाइटी, सब पर हमें ध्यान देना है, सबको बेहतर बनाना है। अर्थ के सस्टेनेबिलिटी और डाइवर्सिटी को हमें प्रोटेक्ट करना है, सभी प्रकार के जीव जंतुओं को सुरक्षा देनी है, और किसी को भी हमें एक प्रकार से पूरी विलुप्त नहीं करना है। समझ गए? नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीशन को हमें कम करना है। पर्सनल एटीट्यूड और प्रैक्टिस को छोड़ देना है, मतलब एनवायरनमेंट के प्रति जो लोगों का एटीट्यूड है, जो यहां पर प्रैक्टिस है, उसको हमें सुधारना है, ताकि लोग एक प्रकार से नेचर के प्रति ज्यादा जवाबदेह हों, एनवायरनमेंट का रिस्पेक्ट करें, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करें। इसके लिए लोगों को जागरूक करने का काम करना है। इसके साथ ही कहता है कि इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। जो समाज हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में जो छोटे छोटे समुदाय हैं, कम्युनिटी हैं, उनको इस प्रकार से प्रेरित करना है, इस प्रकार से जागरूक करना है कि ये जो लोग हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, उनको बचाएं, उनके लिए काम करें। ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर यह कहता है कि भाई देखो, नेचर का, इन्वायरमेंट का सही तरीके से ध्यान नहीं रखोगे तो भाई वो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी स्थिति खराब होगी। तो ये सब चीजें, कुछ टास्क ऐसे हैं जो कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमको वो करना है। जैसे कि यहां पर क्या करना है, हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग सारे रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, उसको सस्टेनेबल लेवल पर यूज करें। जैसे कि ग्राउंड वाटर को हम लोग क्या करें, इतनी क्वांटिटी में यूज करें कि वो आज भी बना रहे और आगे के जनरेशन के लिए भी बना रहे। इसी प्रकार से अर्थ का जो, अर्थ के ऊपर जो लाइफ है, उसमें जो डाइवर्सिटी है, वो क्या हो, कंजर्व रहे। कंजर्व, डाइवर्सिटी कंजर्व कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो हमारे आसपास की दुनिया है, उसमें तुमको लाखों प्रकार के जीव जंतु दिख जाएंगे, हजारों प्रकार के जानवर, हजारों प्रकार के पौधे, हजारों प्रकार के पानी में जीव जंतु तुमको दिखते हैं। समझ गए? तो तुमको क्या करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने आसपास एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो और वहां पर डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करो। ऐसा नहीं कि तुम बहुत ताकतवर हो गए हो, तुम्हारे पास बहुत भेजा आ गया है, दिमाग आ गया है, तो जंगल में जाकर सारे जानवरों को खत्म कर दो, जंगल को साफ करके सारे जानवरों को वहां से भगा दो, जब पानी में जाकर के सारे मछलियों को मार दो, सब लोगों को मार दो। ऐसा नहीं करना है। डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, हर प्रकार के जीव जंतु को उनके जिंदगी को जीने का मौका देना है, उनको फ्री रखना है। ठीक है? इसके साथ ही यहां पर जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको हमें क्या करना है, डैमेज कम से कम करना है। ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश करनी है कि नुकसान ना हो हमारे एनवायरनमेंट को। ऐसे हमें डेवलपमेंट प्लान बनाने हैं, या फिर एक प्रकार से हमारे सोसाइटी में ऐसे काम करने हैं जाकि, ताकि हम लोग यहां पर एनवायरनमेंट को हम लोग नुकसान ना पहुंचाएं। जैसे उदाहरण के लिए, हम लोग अगर जब कचरा फेंकते हैं, वेस्ट फेंकते हैं, तो उसको अच्छे से डिस्पोज करें। प्लास्टिक वगैरह जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, उनको अलग रखें, ऐसे जगह पर यहां पर डिस्पोज करें कि जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। समझ गए? ये चीजें हमें करनी है। अब यहां पर देखिए, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये आपके किताब में नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है। ये चीज यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में, किताब में 2 साल पहले चेंजेस किए गए थे, जिसमें कि ये टॉपिक को रिमूव कर दिया गया था। तो वो एक्स्ट्रा मैं पढ़ा रहा हूं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, नहीं तो आपके किताब में ये चीज नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, पढ़ने की आपको वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है? यहां पर देखिए, आपके किताब में जो क्लासिफिकेशन दिया गया है रिसोर्सेज का, वो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन दिया गया है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के आधार पर, कितनी क्वांटिटी में हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन पहले जो किताब आता था, 1 साल 2 साल पहले तक किताब, उसमें जो क्लासिफिकेशन था वो कई तरीके से दिया गया था। जैसे कि रिसोर्सेज के डेवलपमेंट और यूज के लेवल के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर, स्टॉक के आधार पर और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। तो यहां पर इस आधार पर, इस बेसिस पर जो हमारा क्लासिफिकेशन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर डेवलपमेंट और यूज के आधार पर जो हमारा क्लासिफिकेशन है, ये 2 प्रकार के यहां पर हैं, एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स कहने का मतलब है कि ऐसे रिसोर्स जिसकी क्वांटिटी हमें पता है, कितना क्वांटिटी में अवेलेबल है। जैसे मैंने कहा कि कोयला कितना है, ये हमें पता है, तो वो क्या हो गया, ये हमारा यहां पर हो गया एक्चुअल रिसोर्स। इसी प्रकार से जो सॉइल है, जो कि हमारे देश में सॉइल है, कहां पर कितना सॉइल है, जैसे एलुवियल सॉइल किन इलाकों में पाया जाता है, कितना पाया जाता है, ब्लैक सॉइल कहां पर पाया जाता है, कितना पाया जाता है, तो ये इस प्रकार के रिसोर्सेज हमारे एक्चुअल रिसोर्स हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा हो जाता है अगला पोटेंशियल रिसोर्स।
पोटेंशियल रिसोर्स कहने का मतलब यह है कि ऐसे रिसोर्सेज जिनका टोटल क्वांटिटी हमें नहीं पता है और ये अभी हम लोग यूज भी नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ पता है कि हम लोग आगे चल के इसको यूज करेंगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया था क्या, थोरियम का। ठीक है, थोरियम का उदाहरण दिया था कि यहां पर क्या है कि भाई देखो, पोटेंशियल रिसोर्स वैसे रिसोर्स हैं जिसके बारे में टोटल क्वांटिटी हमें नहीं पता और साथ में तुरंत अभी हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग उस रिसोर्सेज का यूज कर सकें। थोरियम का मैंने तुमको उदाहरण दिया कि थोरियम को हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ऐसा न्यूक्लियर प्लांट ही नहीं है जहां पर थोरियम डाल करके तुम बिजली बना लो। तुमको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, समझ गए? जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ जाएगा उस दिन हम लोग क्या करेंगे, थोरियम का इस्तेमाल करने लगेंगे। तो यहां पर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहां पर हम लोग देखते हैं रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन ओरिजिन के आधार पर। तो यहां पर ओरिजिन के आधार पर हम लोग का रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन दो प्रकार से होता है। पहला होता है एबायोटिक रिसोर्सेज और दूसरा होता है बायोटिक रिसोर्सेज। बहुत ही सिंपल सी चीज है, जो रिसोर्सेज हमें नॉन लिविंग थिंग से मिलती है, मतलब कि जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, जिसमें प्राण नहीं है, जो हमें जीवित चीजों से नहीं मिलती है, वो हमारा एबायोटिक रिसोर्सेज हो गया। और वैसे रिसोर्सेज जो कि हमें लिविंग थिंग से मिलती है, जैसे कि जानवर से या फिर किसी पेड़ पौधे से या फिर किसी कीड़े मकोड़े से, किसी इंसान से, वो हमारा हो जाता है बायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल प्लांट और एनिमल हो गया, एबायोटिक में सॉइल, वाटर, रॉक, ये सभी चीजें हो गई। इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर देखें तो यहां पर एक चीज आता है कि हमारी दुनिया में जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है। जैसे कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा एयर हो गया। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएंगे आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, एयर मिल जाएगा। आप कहीं भी चले जाएंगे आपको वाटर आसानी से मिल जाएगा। आप कहीं भी चले जाएंगे आपको सॉइल मिल जाएगा। तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि क्या है, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ये आपको क्या होते हैं, ये कहलाते हैं यूबिक्विशियस रिसोर्सेज। एग्जाम्पल एयर, वाटर। वहीं कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि कुछ खास जगहों पर ही पाए जाते हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो कहीं मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें तो आपके आसपास कुछ रिसोर्सेज होंगे जो कि सिर्फ आपके आसपास पाए जाते हैं या किसी खास जगह पर पाए जाते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप अगर कोयला का देखें तो कोयला क्या हर जगह मिलता है? आपके घर के बगल में कोयला मिलता है क्या? नहीं मिलता है। पेट्रोलियम क्या हर जगह मिलता है? जी नहीं। आप पेट्रोलियम, आपका देश पेट्रोलियम किसी दूसरे देश से लाता है। क्यों? क्योंकि आपके देश में पेट्रोलियम नहीं मिलता है, मिलता है तो थोड़ा सा मिलता है। तो ये इस प्रकार के जो रिसोर्सेज होते हैं जो कि किसी खास जगह पर पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में बराबर क्वांटिटी में, बराबर मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, इस प्रकार के रिसोर्सेज को हम लोग लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे आपको आयरन ओर है तो आयरन ओर किसी खास जगह पर पाया जाएगा, वहीं पर उसका माइनिंग होगा, वहीं से निकाला जाएगा। कोयला किसी खास जगह पर पाया जाएगा, पेट्रोलियम किसी खास जगह पर पाया जाएगा। तो इस प्रकार के जो रिसोर्सेज होते हैं ये हमारे कहलाते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। तो यहां पर कहता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल ओवर the earth and depends upon the number of physical factor like terrain, climate, altitude वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीजें जहां पर आपको जो चीजें रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती हैं। इसके बाद देखें तो यहां पर हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। यह पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।